नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल की ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजातियों का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था कि जनजाति किसे कहते हैं, जनजाति की विशेषताएं कौन कौन सी है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़े थे जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, हमने देखे थे भारत के परिप्रेक्ष्य में भी और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी। तो जो कुछ आंकड़े हैं वो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य का जो कुछ रह गया है उसको पहले हम लोग आज पढ़ लेते हैं। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है। और देखो इसके पहला वाला वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में डल चुका है, तो उसको आप लोग जाके देखिएगा, ठीक है, तब अच्छे से समझ आएगा। और चलिए तो देखते हैं जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, ठीक है, जो कुछ कुछ रह गए थे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। तो मैं बता रहा हूँ किसके परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक, ध्यान रखना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट ना, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति क्या बोला जा रहा है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन सा है। तो ध्यान रखना आपको, प्रतिशत वाले जिले, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, मुंगेली, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन सा है, तो मुंगेली है ना। अगर पूछेगा कि न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुकमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुकमा। ध्यान रखना है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक पूछ रहे हैं कि न्यूनतम पूछ रहे हैं। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन सा है, तो मुंगेली हो जाएगा। और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन सा है, तो सुकमा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ठीक है, क्या लिख रहा हूं अभी मैं, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन सा है, तो ध्यान रखना जी आपको, सुकमा। कौन सा है, तो सुकमा, ठीक है। अगर न्यूनतम पूछेगा कि 2011 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन सा है, तब उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रायपुर। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं आप लोग को कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन सा है, तो मुंगेली, ठीक है। न्यूनतम कौन सा है, तो सुकमा हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन सा है, तो सुकमा हो जाएगा। और न्यूनतम कौन सा हो जाएगा, तो रायपुर हो जाएगा, ठीक है। इस डाटा को भी आपको याद रखना है। क्लियर है। चलो अब उसके बाद और कुछ देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के आधार पर अब देखते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह कौन कौन सा है, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में भारत का बताया था कि भारत में पहला भील है, दूसरा गोंड है, तीसरा संथाल है, चौथा नायकदा है, पांचवा उरांव है। वैसे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह, ध्यान रखना है जी, ठीक है, जनजाति समूह। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला हो जाएगा गोंड हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, गोंड। आप सभी को पता होगा कि गोंड हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। जाहिर सी बात है, अगर ये सबसे बड़ी है तो इसकी जनसंख्या सर्वाधिक ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा गोंड, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कंवर, दूसरा आपको क्या याद रखना है, कंवर, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है उराव, ठीक है, गोंड कंवर उराव, तीसरा। चौथा आपको याद रखना है हलबा, चौथा क्या याद रखना है आपको, हलबा। और पांचवा आपको याद रखना है जी भतरा, ठीक है। पांचवा आपको क्या याद रखना है, तो भतरा हो जाएगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह कौन सा है, तो पहला हो जाएगा गोंड, दूसरा कंवर, तीसरा उराव, चौथा क्या हो जाएगा, हलबा। और पांचवा क्या हो जाएगा, भतरा हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में है। अगर पूछेगा कि 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सा है, तो पहला हो जाएगा भील, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल, चौथा नायकदा और पांचवा हो जाएगा उराव। ये पहले वाले क्लास में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इस जो डाटा का है उसको भी आपको अच्छे से याद करना है, और इससे पहले वाली वीडियो में भी इसके बहुत सारे डाटा आप लोग को मिल जाएंगे। क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, ठीक। चलिए अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखते हैं विशेष पिछड़ी
पिछड़ी जनजाति। ठीक, तो विशेष पिछड़ी जनजाति में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले देखेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहते हैं। ठीक है, और किस आधार पर जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, परिभाषा के बाद। तो चलिए देखते हैं पहला हम लोग देखेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे। ठीक है, परिभाषा। तो वे जनजाति, ठीक है, वे जनजाति जो अन्य जनजाति की तुलना में, जो अन्य जनजाति की तुलना में, ध्यान रखना है, वे जनजाति जो अन्य जनजाति की तुलना में, अन्य जनजाति की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में है। ठीक है, पिछड़ी हुई अवस्था में है, पिछड़ी हुई अवस्था में है, क्या कहलाता है, विशेष पिछड़ी जनजाति कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष पिछड़ी जनजाति कहलाता है। मतलब वे जनजाति जो अन्य जनजाति की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में है। अगर हम लोग बात करें इसके सामाजिक दृष्टिकोण, हम लोग बात करें आर्थिक दृष्टिकोण, हम लोग बात करें सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तो इन तीनों दृष्टिकोण से ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति है वो अन्य जनजाति की तुलना में क्या होता है, पिछड़ा हुआ अवस्था है। ठीक है, पिछड़ी हुई अवस्था में होता है, इसलिए इसको विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, कोई भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, दर्जा किस आधार पर देते हैं, तो पहला हो जाएगा साक्षरता दर में कमी। ठीक है, साक्षरता दर में कमी। अगर जनजाति के साक्षरता दर में कमी हो रहा है तो उसके आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा उसे दे दिया जाता है। दूसरा जनसंख्या में कमी। ठीक है, जनसंख्या में कमी अगर हो रहा है तो, और तीसरा हो जाएगा तीसरा उसकी आदिम जीवन प्रणाली। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, आदिम जीवन प्रणाली, अर्थात उसके जीवन जीने के तरीका के आधार पर। ठीक है, तो इन तीनों आधारों पर किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है। पहला क्या है, साक्षरता दर में कमी। अगर अचानक से कोई सच भी जनजाति उसके साक्षरता दर में कमी हो रहा है उसके आधार पर। दूसरा क्या है, जनसंख्या में कमी। ठीक है, अचानक से जनसंख्या में कमी हो रहा है उसके आधार पर। और तीसरा हो जाएगा आदिम जीवन प्रणाली के आधार पर, अर्थात उसके जीवन जीने के तरीके के आधार पर उसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े हम लोग, विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहते हैं, तो वे जनजाति जो अन्य जनजातियों की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में है, चाहे हम बात करें सामाजिक दृष्टिकोण की, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण की, या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, तीनों दृष्टिकोण से जो पिछड़ा हुआ अवस्था में होता है उसी को विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। और विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है, तो हम लोग देखें पहला देखिए कि साक्षरता दर में अगर कमी हो रहा है तो, दूसरा अगर उसके जनसंख्या में कमी हो रहा है तो, और तीसरा हम लोग देखिए उसके आदिम जीवन प्रणाली अर्थात उसके जीवन जीने के तरीके के आधार पर उसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो देखें छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो वर्तमान में 7 जनजातियों को, ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 7 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से 5 जनजातियों को, जिसमें से ध्यान रखना है जी, जिसमें से 5 जनजातियों को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, और जो रिमेनिंग कितना बच गया, 2। ठीक है, तो 2 जनजातियों को हमारे राज्य सरकार ने क्या किया है, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से 5 जनजातियों को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, और 2 जनजातियों को राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। अब ये 5 जनजाति कौन कौन सा है, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब ये 5 जनजाति कौन कौन सा है जिसे केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है A, B, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा B, C और PC। कहने का तात्पर्य A से हो जाएगा अबुझमाड़िया। ठीक है, अबुझमाड़िया, A से हो जाएगा जी अबुझमाड़िया। ठीक है, B से हो जाएगा बैगा। ठीक है, B से बैगा, फिर B से फिर से हो जाएगा बिरहोर। ठीक है, बिरहोर। उसके बाद C से हो जाएगा कमार, और PC से हो जाएगा पहाड़ी कोरवा। PC से क्या हो जाएगा, पहाड़ी कोरवा। तो इन 5 जनजातियों को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। ठीक है, अब बारी है राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार ने 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। पहला हो जाएगा जी पंडो, और दूसरा क्या हो जाएगा, भुंजिया हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पंडो, और दूसरा क्या हो जाएगा, भुंजिया। ठीक है, तो राज्य सरकार ने पंडो और भुंजिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, और केंद्र सरकार ने अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है।
ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद हम लोग एक एक जनजाति के बारे में विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग अबुझमाड़िया जनजाति। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा किसे विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है और किस आधार पर जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है और कौन कौन से जनजातियों को हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। पहला पढ़ेंगे अबुझमाड़िया जनजाति, ठीक है। अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि अबुझमाड़िया जनजाति के क्या क्या जो विशेषताएं हैं या कौन कौन से वो पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखना है आप लोग को पूरा तुरंत से कोशिश करिएगा याद करिएगा, ठीक है, याद हो जाए, ठीक है। मैं एक बार और आप लोग को रिवाइज करा दूंगा लेकिन कोशिश करिएगा याद हो जाए तुरंत। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अबुझमाड़िया जनजाति, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जनजाति क्या है, हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है, सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है, ध्यान रखना है, ठीक है। पहला चीज तो क्लियर है ये। तो अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है, क्लियर है। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट। तो अबुझमाड़िया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जो शब्द है, अबुझमाड़िया, ठीक है, अबुझमाड़िया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जी अज्ञात। क्या होता है, अज्ञात। तो अबुझमाड़िया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अज्ञात होता है। क्या होता है, अज्ञात, ध्यान रखना है, क्लियर है, क्या होता है, अज्ञात। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो अबुझमाड़िया जनजाति के लोग हैं, अबुझमाड़ क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मेटाभूमि बोलते हैं, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जनजाति के लोग, ठीक है, अबुझमाड़िया जनजाति के लोग अबुझमाड़िया जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, अबुझमाड़िया जो क्षेत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटाभूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाभूमि। और इस मेटाभूमि का अर्थ क्या होता है, पर्वतीय प्रदेश, जिसका अर्थ क्या होता है जी, पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, पर्वतीय प्रदेश। तो अबुझमाड़िया जनजाति के लोग अबुझमाड़िया जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, मेटाभूमि कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। और स्वयं को क्या बोलते हैं, अबुझमाड़िया जनजाति के लोग स्वयं को क्या बोलते हैं, मेटा कोइतोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटा कोइतोर या कोइतोर, ठीक है, मेटा कोइतोर बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति, पर्वतीय प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी तक क्या क्या पढ़े, जो अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। दूसरा आप लोग को बताया कि अबुझमाड़िया जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अज्ञात होता है। तीसरा बताया मैंने कि अबुझमाड़िया जनजाति के लोग अबुझमाड़िया जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, मेटाभूमि कहते हैं। और मेटाभूमि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। उसके बाद बताया कि जो अबुझमाड़िया जनजाति के लोग हैं वो स्वयं को क्या बोलते हैं, तो मेटा कोइतोर बोलते हैं, अर्थात पर्वतीय प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति या पर्वतीय प्रदेश में निवास करने वाला व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आप ध्यान रखना है कि किस स्थान को अबुझमाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो ध्यान रखना आपको ओरछा, ठीक है, ओरछा एक जगह है, ठीक है, ओरछा। तो ओरछा को अबुझमाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ओरछा को अबुझमाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। ओरछा को अबुझमाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैं बना दे रहा हूँ, ये ओरछा, तो ओरछा को अबुझमाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा ओरछा किस जिले में अवस्थित है, तो नारायणपुर में, ठीक है। तो ओरछा को अबुझमाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्लियर है, ये चीज याद हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग, देखते हैं अबुझमाड़िया जनजाति का विस्तार कहाँ है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जनजाति का विस्तार देखते हैं हम लोग। तो अबुझमाड़िया जनजाति का विस्तार कहाँ है जी, ध्यान रखना आपको, नारायणपुर। कहाँ है, नारायणपुर में, ठीक है। और कहाँ हो जाएगा, बीजापुर में, नारायणपुर, बीजापुर, और एक और आपको जिला याद रखना है, दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा। तो ये अबुझमाड़िया जनजाति का विस्तार कौन कौन से जिले में, मुख्य रूप से तो नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में। कहाँ, तो नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में। और ध्यान रखना ओरछा को अबुझमाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्लियर है। यहाँ तक होपफुली आप सभी को याद हो गया होगा। अब उसके बाद और कुछ जो अन्य फैक्ट है उसको देखते हैं। तो अबुझमाड़िया जनजाति में ध्यान रखना है, अबुझमाड़िया जनजाति में हम लोग देखते हैं कृषि पद्धति को, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जनजाति में कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है, तो अबुझमाड़िया जनजाति में कृषि पद्धति को क्या कहते हैं जी, पेद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेद्दा कहते हैं।
और कृषि हेतु जो स्थान होता है, ठीक है, कृषि हेतु स्थान, ध्यान रखना, कृषि पद्धति को पेद्दा कहा जाता है और कृषि हेतु जो स्थान होता है, कृषि हेतु स्थान, ठीक है, कृषि हेतु जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, कघई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कघई, ठीक है। इस कृषि पद्धति को पेद्दा कहा जाता है और कृषि हेतु जो स्थान होता है ना उसको कघई कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखते हैं अबुझ मारैया जनजाति का घर संरचना देखते हैं, ठीक है, घर संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना मैं बता रहा हूँ अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। विस्तार देख लिए हम लोग, कुछ पहले विशेष बातें देखिए, उसके बाद इसका विस्तार देखिए, विस्तार के बाद इसकी कृषि पद्धति देख लिए, कृषि पद्धति के बाद चलते हैं हम लोग से घर संरचना में, ठीक है। तो अबुझ मारैया जनजाति में बैठक को या बरामदा को, बैठक या बरामदा को क्या कहा जाता है जी, अबुझ मारैया जनजाति में बैठक या बरामदा को अगहा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अगहा कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, अगहा, क्लियर है। उसके बाद अबुझ मारैया जनजाति में चटाई को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, चटाई को क्या बोलते हैं, पोवई बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, पोवई बोलते हैं। बैठक या बरामदा को अगहा कहा जाता है, चटाई को क्या कहा जाता है, पोवई कहा जाता है, क्लियर है। उसके बाद देखना है अबुझ मारैया जनजाति के जो रसोई घर है, ठीक है, अबुझ मारैया जनजाति के जो रसोई घर है, रसोई घर को क्या बोलते हैं, तो रसोई घर को आंगड़ी कहा जाता है। अबुझ मारैया जनजाति में रसोई घर को आंगड़ी कहा जाता है। और एक और आपको याद रखना है संग्रहण कक्ष को, ठीक है, संग्रहण कक्ष, संग्रहण कक्ष। तो अबुझ मारैया जनजाति में जो संग्रहण कक्ष या स्टोर रूम को क्या बोलते हैं, लोनू बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, लोनू बोलते हैं। और इसी लोनू में इस अबुझ मारैया जनजाति के कुल देवता का निवास होता है, क्लियर है। क्या क्या देखिए, देखो, ओरछा को अबुझ मारैया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अबुझ मारैया जनजाति का विस्तार कहाँ है, तो नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में विशेष रूप से, ठीक है। उसके बाद देखिए इसे कृषि पद्धति, तो अबुझ मारैया जनजाति की कृषि पद्धति को पेद्दा कहा जाता है और कृषि हेतु जो स्थान होता है उसको कघई कहा जाता है, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग इसके घर संरचना में बात कर रहे थे, तो इसके बैठक या बरामदा को अगहा कहा जाता है, क्लियर है। चटाई को पोवई कहा जाता है, रसोई घर को आंगड़ी कहा जाता है और संग्रहण कक्ष को लोनू कहा जाता है। और इसी लोनू में इसके कुल देवता का निवास होता है, ध्यान रखना है, इसी लोनू में इसके कुल देवता का निवास होता है। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद आधार, एक अलग आधार देखते हैं, पेय पदार्थ, ठीक है, पेय पदार्थ। चलो, अब जो अबुझ मारैया जनजाति के लोग कौन कौन सा पेय पदार्थ को पीते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, सल्फी, ठीक है, सल्फी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, छींद रस हो जाएगा, सल्फी छींद रस, सल्फी छींद रस और क्या हो जाएगा जी, महुआ, ठीक है, सल्फी छींद रस और महुआ। तो अबुझ मारैया जनजाति के लोग सल्फी छींद रस और महुआ इन सभी पेय पदार्थों का प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं, ध्यान रखिएगा। उस जनजाति के लोग, अबुझ मारैया जनजाति के लोग पूरा अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कारों में इन सभी पेय पदार्थ क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पेय पदार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका पेय पदार्थ, क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग अबुझ मारैया जनजाति के प्रमुख देवी देवता, ठीक है, प्रमुख देवी देवता, ध्यान रखना है जी, जितना मैं आधार बता रहा हूँ सबको अच्छे से याद करना है, ठीक है। प्रमुख देवी देवता में आपको पहला याद रखना है तालुर मुंते देव, क्या हो जाएगा, तालुर मुंते देव, तालुर मुंते देव हो जाएगा, तालुर मुंते, ठीक है, आधा नहीं है, तालुर मुंते देव। और दूसरा हो जाएगा ठाकुर देव, ठीक है, तालुर मुंते देव और ठाकुर देव इसके प्रमुख देवी देवता है, ठीक है। तो इसके प्रमुख देवी देवता क्या है, तो तालुर मुंते देव और ठाकुर देव, ठीक है। होपफुली अभी तक जितना बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओरछा को अबुझ मारैया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्लियर है। अबुझ मारैया जनजाति का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों पे है, ठीक है। इस कृषि पद्धति को पेद्दा कहा जाता है और कृषि हेतु स्थान को कघई कहा जाता है। इसके घर संरचना की बात करें तो इसके बैठक या बरामदा को अगहा बोलते हैं, चटाई को पोवई कहा जाता है, रसोई घर को आंगड़ी कहा जाता है और संग्रहण कक्ष को लोनू कहा जाता है। और इसी लोनू में क्या होता है, इससे कुल देवता का निवास होता है, ठीक है। और ये लोग पेय पदार्थ के रूप में सल्फी, छींद रस और महुआ इत्यादि का सेवन करते हैं। और इसके प्रमुख देवी देवता कौन है, तो तालुर मुंते देव और ठाकुर देव हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख देवता क्या हो जाएगा, तो तालुर मुंते देव और ठाकुर देव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो बचा उसको देखते हैं, ठीक है। प्रमुख देवता भी देख लिए हम लोग, प्रमुख देवता भी देख लिए। अब देखते हैं प्रमुख पर्व देखते हैं, प्रमुख त्योहार, ठीक है। प्रमुख इसके पर्व देखते हैं कौन कौन सा है, तो ध्यान रखना आपको, काकसाड़ पर्व, क्या हो जाएगा, काकसाड़ पर्व, काकसाड़ पर्व हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा पंडुम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंडुम। काकसाड़ पर्व और पंडुम क्या इसके प्रमुख पर्व है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रमुख नृत्य देखते हैं, इसके प्रमुख नृत्य कौन कौन से है, ठीक है। प्रमुख नृत्य में क्या क्या हो जाएगा, देखो, काकसाड़ पर्व मनाते हैं और काकसाड़ पर्व मनाने के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, काकसाड़ नृत्य भी करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रमुख नृत्य क्या हो जाएगा, काकसाड़ नृत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, काकसाड़
काकसाड़ नृत्य हो जाएगा, काकसाड़ नृत्य हो जाएगा। और क्या नृत्य करते हैं लोग, गेड़ी नृत्य भी करते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य, ठीक है, देखो ध्यान रखना, गेड़ी नृत्य को डिटोंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, और एक और महत्वपूर्ण नृत्य करते हैं, उसको बोलते हैं कोटकी घोड़ा नृत्य, ठीक है। तो काकसाड़ नृत्य, गेड़ी नृत्य, और कौन सा नृत्य करते हैं लोग, कोटकी घोड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य, तो कोटकी घोड़ा नृत्य भी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रमुख पर्व क्या है, काकसाड़ पर्व और पंडुम, है ना, और प्रमुख नृत्य क्या है, तो काकसाड़ नृत्य और गेड़ी और कोटकी घोड़ा क्या हो जाएगा, इसका प्रमुख नृत्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, समझ आ गया, ठीक है। अब अबुझमाड़िया जनजाति में, अबुझमाड़िया जनजाति में इसके पंचायत प्रमुख को, ठीक है, अबुझमाड़िया जनजाति में, अबुझमाड़िया जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना जी, क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मांझी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पंचायत प्रमुख से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके विवाह पद्धति पे, ठीक है, विवाह पद्धति पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, विवाह पद्धति पे। तो आपको ध्यान रखना है अबुझमाड़िया जनजाति में, अबुझमाड़िया जनजाति में ध्यान रखना है सहपलायन विवाह को, ठीक है, सहपलायन। सहपलायन विवाह क्या होता है, तो जिसमें जो लड़की और लड़की आपसी रजामंदी से भागकर शादी करते हैं उसको सहपलायन विवाह कहते हैं, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जनजाति में सहपलायन विवाह को बिथेर विवाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बिथेर विवाह के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा घुसपैठ विवाह, ठीक है, घुसपैठ विवाह। घुसपैठ विवाह में क्या होता है, जिसमें लड़की जबरदस्ती लड़के के घर आकर रहने लग जाते हैं, फिर बाद में उन लोग का विवाह करा दिया जाता है। तो अबुझमाड़िया जनजाति में घुसपैठ विवाह को किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना ओडियत्ता। किस नाम से, ओडियत्ता। अबुझमाड़िया जनजाति में घुसपैठ विवाह को ओडियत्ता विवाह के नाम से जाना जाता है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा हो जाएगा चूड़ी पहनावा, तीसरा हो जाएगा चूड़ी पहनावा। आप लोग इसको समझ भी गए होंगे कौन से विवाह को बोलते होंगे। तो जो अबुझमाड़िया जनजाति के लोग हैं वो विधवा पुनर्विवाह को, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को चूड़ी पहनावा विवाह के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अबुझमाड़िया जनजाति के लोग विधवा पुनर्विवाह को चूड़ी पहनावा विवाह के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा इसकी विवाह पद्धति के बारे में, ठीक है। और कुछ जो बातें हैं, जैसे अबुझमाड़िया जनजाति के लोग, अबुझमाड़िया जनजाति के लोग तंत्र मंत्र, ठीक है जी, तंत्र मंत्र जादू टोना, तंत्र मंत्र जादू टोना में अत्यधिक विश्वास करते हैं। क्या करते हैं, अत्यधिक विश्वास करते हैं। और तंत्र मंत्र जादू टोना के जानकार को क्या कहा जाता है, सिरहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, सिरहा कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, समझ आ गया, ठीक है। अब देखते हैं जो अबुझमाड़िया जनजाति है, अबुझमाड़िया जनजाति को किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अबुझमाड़िया जनजाति को द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत इसको रखा गया, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं अभिकरण, ठीक है, कि अबुझमाड़िया जनजाति का जो विकास अभिकरण कहाँ संचालित है। ये अभिकरण क्या होता है, तो अभिकरण एक ऐसा संस्था होता है जहाँ जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन या संचालन किया जाता है, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जनजाति का जो विकास अभिकरण है, ठीक है, ध्यान रखना है जी, अबुझमाड़िया जनजाति का विकास अभिकरण कहाँ संचालित है, तो कहाँ है, तो नारायणपुर में है। कहाँ है, नारायणपुर में है। और इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1978 में। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद देखते हैं अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें देखते हैं। क्या देखते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें, ठीक है। तो ध्यान रखना है अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द अबुझमाड़िया। क्या हो जाएगा, द अबुझमाड़िया। क्या हो जाएगा जी, द अबुझमाड़िया। इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो इसको लेखक है, आपको ध्यान रखना है, इसके लेखक है टी.बी. नायक। इसके लेखक कौन है, तो टी.बी. नायक हो जाएगा, ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो टी.बी. नायक हो जाएगा, समझ आ गया। तो हमने देखिए प्रमुख पर्व क्या है, काकसाड़ पर्व, पंडुम पर्व। प्रमुख नृत्य देखे काकसाड़ नृत्य, गेड़ी नृत्य, कोटकी घोड़ा नृत्य। पंचायत प्रमुख को मांझी कहा जाता है। इसके विवाह पद्धति पर चर्चा की है। सहपलायन विवाह को क्या बोलते हैं, बिथेर बोलते हैं। घुसपैठ विवाह को ओडियत्ता बोलते हैं। चूड़ी पहना विवाह को क्या बोलते हैं, विधवा पुनर्विवाह कहा जाता है। और तंत्र मंत्र जादू टोना के जानकार को क्या बोलते हैं इस जनजाति में, तो सिरहा कहा जाता है, क्लियर है। उसके बाद देखें कि अबुझमाड़िया जनजाति को द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। और जो अबुझमाड़िया जनजाति का विकास अभिकरण कहाँ संचालित है, तो ये नारायणपुर में संचालित है, ठीक है, जिसका गठन 1978 में किया गया था। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन है, तो द अबुझमाड़िया, ठीक है, जिसके राइटर कौन है, तो जिसके राइटर कौन है, टी.बी. नायक। जिसके राइटर कौन है, तो टी.बी. नायक, आपको ध्यान रखना है, समझ आ गया, क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके युवागृह, ठीक है। अबुझमाड़िया जनजाति में युवागृह को क्या बोलते हैं। अब युवागृह क्या होता है, तो युवागृह वह गृह स्थल होता है जहां जनजाति युवक और युवतियां अपने समाज से संबंधित, अपने संस्कृति से संबंधित, अपने धर्म से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जनजाति में युवागृह को क्या बोलते हैं, कोसी घोटुल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोसी घोटुल बोलते हैं, ध्यान रखना है,
क्लियर है। तो अबुझमाड़िया जनजाति में युवागृह को कोसी घोटुल के नाम से जाना जाता है। और इस कोसी घोटुल में जो बालक लोग जो भाग लेते हैं तो बालक लोग को क्या बोलते हैं, लेयोर बोलते हैं, बालक लोग को लेयोर बोलते हैं, ठीक है। और बालिकाओं को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना है जी, बालिकाओं को क्या कहा जाता है, लयस्कु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लयस्कु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस अबुझमाड़िया जनजाति के युवागृह को कोसी घोटुल कहते हैं। और इस कोसी घोटुल में जो बालक लोग भाग लेते हैं उसे लेयोर बोलते हैं और बालिकाओं को लयस्कु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लयस्कु कहा जाता है, ठीक है। और एक और लास्ट देखते हैं, अबुझमाड़िया जनजाति में एक संस्कार बहुत प्रसिद्ध है, कौमार्य संस्कार, ठीक है, कौमार्य संस्कार। तो अबुझमाड़िया जनजाति के कौमार्य संस्कार को क्या कहा जाता है, कांडा बरा पुष्प विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांडा बरा, ठीक है, ध्यान रखना है, कांडा बरा पुष्प विवाह। अबुझमाड़िया जनजाति के कौमार्य संस्कार को कांडा बरा पुष्प विवाह के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखे विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहा जाता है। और सबसे पहले देखिए हम लोग अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में क्या क्या उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जितना मैंने आप लोग को बताया अच्छे से आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, देखिएगा क्या क्या पढ़े आज हम लोग। देखें हम लोग पढ़े, सबसे पहले देखें हम लोग जनजाति संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े देखे। तो देखें कि 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन सा है, तो मुंगेली हो जाएगा। और न्यूनतम में पूछा जाएगा तो सुकमा हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन सा है, तो सुकमा हो जाएगा। और न्यूनतम कौन सा हो जाएगा, तो रायपुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह कौन कौन सा है छत्तीसगढ़। तो पहला गोंड, दूसरा कंवर, तीसरा उरांव, चौथा हल्बा और पांचवा क्या हो जाएगा, भद्रा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। पहला अबुझमाड़िया, दूसरा है बैगा, तीसरा बिरहोर, चौथा कमार, पांचवा पहाड़ी कोरवा, छठवां पंडो और सातवां हो जाएगा भुजुआ। जिसमें से 5 जनजातियों को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और 2 जनजाति को राज्य सरकार ने दिया है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू किया है अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। उसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञात। और अबुझमाड़िया जनजाति के लोग अबुझमाड़ क्षेत्र को मेटा भूमि कहते हैं अर्थात पर्वतीय प्रदेश, और स्वयं को मेटा कोई तौर कहते हैं अर्थात पर्वतीय प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। और ओरछा को अबुझमाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों पे, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसे कृषि पद्धति को पेड्डा कहा जाता है और कृषि हेतु जो स्थान होता है उसे कगही कहा जाता है। और इसे घर संरचना पे हम लोग बात किए तो इसके बैठक को क्या बोलते हैं, अगहा बोलते हैं, चटाई को पोवई कहा जाता है, रसोई घर को आंगड़ी कहा जाता है और संग्रहण कक्ष को लोनू कहा जाता है। और इसी लोनू में से कुल देवता का निवास होता है। इसके पेय पदार्थ में देखिए सल्फी, छिंदरस और महुआ, ठीक है। इसके प्रमुख देवी देवता कौन है, तो तालुर मुंते देव और ठाकुर देव, ठीक। उसके बाद देखिए हम लोग इसके प्रमुख पर्व कौन कौन से, तो काकसार पर्व और पंडुम पर्व हो जाएगा। प्रमुख नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो काकसार नृत्य, गेड़ी नृत्य, कोटकी घोड़ा नृत्य, ठीक है। और पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो मांझी कहा जाता है। इसके विवाह पद्धति पर भी हम लोग चर्चा किए। तो सैप्लान विवाह को इस जनजाति में बिथेर विवाह, घुसपैठ विवाह को ओडियत्ता विवाह और विधवा पुनर्विवाह को चूड़ी पहनावा विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस जनजाति में तंत्र मंत्र जादू टोना में अत्यधिक विश्वास किया जाता है और उसके जानकार को सिरहा कहा जाता है। फिर देखें कि अबुझमाड़िया जनजाति को द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। और अबुझमाड़िया जनजाति का विकास अभिकरण कहाँ संचालित है, तो नारायणपुर में संचालित है, जिसका गठन 1978 में किया गया था, ठीक है। और महत्वपूर्ण पुस्तकें देखें तो द अबुझमाड़िया, जिसके राइटर कौन है, तो टीबी नायक हो जाएगा, क्लियर है। और इसके युवागृह को कोसी घोटुल कहा जाता है। और इस कोसी घोटुल में जो बालक लोग भाग लेते उसको लेयोर बोलते हैं और जो बालिका लोग भाग लेते उसको लेस्कु कहा जाता है। और इस अबुझमाड़िया जनजाति के कौमार्य संस्कार को कांडा बरा पुष्प विवाह के नाम से जाना जाता है। होपफुली आप सभी को समझ आया होगा। अच्छे से पढ़िए, धन्यवाद।